हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिएगा कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। आज एक टॉपिक करने वाले हैं फाइनल अकाउंट का ही, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब है क्या ये एक बार समझेंगे। क्या नाम है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम पीपी के नाम से जानते हैं, और ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। अभी तक आपने 11th में और 12th में ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। अब आज आप पहली बार ये कॉन्सेप्ट सीखोगे सेमेस्टर 1 के अंदर। इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। ये दो पैटर्न पे होता है। पहले मैं एक बार बना दूं, अब चलिए पहले समझा देते हैं ना। हमारा ना पहले डेप्रीशिएशन जो लगाया जाता था उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हुआ करता था, AS6, जिसके अंदर ये प्रोविजन लिखा था, ये रूल लिखा था कि डेप्रीशिएशन कैसे कैसे लगाया जाएगा। और हमारा एक हुआ करता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमारा फिक्स एसेट्स को कैसे मैनेज करना है, फिक्स एसेट्स को मैनेज कैसे करना है वो बताया जाता था AS10 के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर। पहले ये था हमारा। फिर गवर्नमेंट ने देखा रूल, ICI ने क्या देखा, ICI क्या है हमारे, ICAI द इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे रूल्स बनाता है। उन्होंने क्या देखा कि यार ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब भी आएगी तो फिक्स एसेट्स पे जाना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों आपस में लिंक है। तो इन दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद एक AS10 ही रखा। इसी के अंदर बोला कि फिक्स एसेट्स की भी जानकारी इसी में ले लो और डेप्रीशिएशन की भी जानकारी इसी में ले लो, दोनों इसी में कर दिया। और कौन सा न्यू स्टैंडर्ड बना दिया, दैट इज AS10। कौन सा बना दिया हमारा, और इसके आगे रिवाइज लिख दिया और इसका नाम भी बदल दिया। पहले इसका डेप्रीशिएशन था, इसका फिक्स एसेट्स था, अब इसका नाम रख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसलिए आपने अगर 12th क्लास पढ़ा है और उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो वहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा जाता था बैलेंस शीट में, जहां फिक्स एसेट्स लिखा जाता था। तो इसलिए लिखा जा रहा है। अब जब ये लेके आया तो इसमें बड़ी सारी चेंजेस की गई हैं, जो कि सारी चेंजेस तो आपको अभी भी नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन लिमिटेड चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं वो बताए गए। पहले हमारे अकाउंट्स के अंदर रूल था भाई, क्या रूल था कि आप फिक्स एसेट्स को अगर आपने 10 लाख रुपए का खरीदा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 10 लाख 10 लाख 10 लाख का आता जाएगा। अगर फिक्स एसेट्स आपने 10 लाख का खरीदा और डेप्रीशिएशन पहले साल लगाया, मान लेते हैं 10%, 1 लाख, तो दूसरे साल का फिक्स एसेट्स का बैलेंस आपका कितना नजर आएगा, सेकेंड ईयर का 9 लाख। ऐसे ही थर्ड ईयर में भी लगाओगे तो 90,000 लगा दोगे, ये बच जाएगा हमारा 8,10,000 थर्ड ईयर का, जो कि रियल में मार्केट में ऐसा नहीं था। अगर मैं अपने लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीशिएशन लगा रहा हूं तो मतलब वैल्यू घटा रहा हूं, लेकिन रियल लाइफ में क्या मिलता है कि वैल्यू तो वहां बढ़ रही होती है।
तो ये एक हमारा अकाउंट्स का लिमिटेशन था जो इसके अंदर दूर किया गया। अब बोला गया कि भैया हम जो भी चीजें करेंगे ना वो किस पे करेंगे, मार्केट वैल्यू पे करेंगे। जब मार्केट वैल्यू पे किया गया तो सपोज कि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर अगर हमारे पास मान लिया जाए कि फिक्स एसेट्स 3 लाख का है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगने के बाद। अब नए जैसे ही आपको बैलेंस शीट बनाना था उससे पहले ही आपने बोला कि भैया ये वैल्यू अब रिवाइज्ड हो चुकी है, न्यू मार्केट वैल्यू जो है इसकी 3.5 लाख है। कितनी हो गई? 3.5 लाख। यानी आपका यहां फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? तो अब जो नई बैलेंस शीट आप बनाओगे वहां पे आप जो एसेट्स लिखोगे वो पता है कितने का लिखोगे? 3.5 लाख का। और अकाउंट्स का रूल कहता है कि रिफ्लेक्शन दोनों साइड होना चाहिए। अभी तो आपने एक ही साइड रिफ्लेक्शन दिखा दिया, सिर्फ फिक्स एसेट्स। तो बोला गया कि इस साइड आप रिजर्व के अंदर 50,000 ऐड कर देना, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपैक्ट अगर माइनस प्लस करके देखोगे तो आपको बैलेंस वही नजर आने वाला है। समझ रहे हो बात को आप? ठीक है। ऐसे ही ये भी हो सकता था कि 3 लाख की जगह पे कितना हो गया, 2.5 लाख हो जाए, पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहां पे वैल्यू बढ़ भी सकता था और वैल्यू घट भी सकता था। तो अगर घट रहा है तो डेप्रीशिएशन जो लगाओगे, नए डेप्रीशिएशन तो इसी के ऊपर लगेगा, न्यू डेप्रीशिएशन तो इसी पे चार्ज करोगे। और अब जो अगर वैल्यू घटता है तो वो भी डेप्रीशिएशन इसी पे चार्ज करना है आपने। लेकिन यहां के केस में जो आपका वैल्यू घटा 50,000, ये नुकसान है, इसको पी एंड एल के डेबिट में दिखा दोगे। ये नुकसान को कहां दिखा दोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो अगर AS10 को समझे तो यहां पे एसेट्स का क्या होगा, हमारा रीवैल्यूएशन होगा। और जब एसेट्स का रीवैल्यूएशन होगा, मार्केट वैल्यू पे कंसीडर करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। यानी जो भी एसेट्स होगा उस एसेट्स का यहां पे रीवैल्यूएशन हो जाएगा, रीवैल्यूएशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या हो सकता है, मे बी चांसेस है कि डिक्रीज हो जाए, और मे भी चांसेस है कि क्या हो जाए, आपका इंक्रीज हो जाए। दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है यहां पे। तो अगर इनकेस डिक्रीज होता है, जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा जो पहले था ओल्ड पे जो हमारा फिक्स एसेट्स था, सपोज करो वो था 3 लाख का, और जो न्यू फिक्स एसेट्स आया हमारा, न्यू मतलब रिवाइज वैल्यू, वो आ गया मान लेते हैं 280 का। ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में आप क्या पाओगे कि यहां आपका नुकसान हो रहा है। तो जब नुकसान होगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? एक तो बैलेंस शीट के अंदर आप एसेट्स में जब लिखना चालू करोगे एसेट्स को, तो वहां वैल्यू आपको लिखना है 280, वैल्यू क्या लिखोगे? और दूसरा जो नुकसान हो गया उसे पी एंड एल के डेबिट साइड में दिखा दोगे। आपका PPE के नाम से लॉस हो गया आपका रीवैल्यूएशन पे कितने रुपए? 20,000। अब बात करते हैं सर डेप्रीशिएशन किस पे लगाएंगे। डेप्रीशिएशन हमेशा याद रखना लगेगा रिवाइज्ड वैल्यू पे। किस वैल्यू पे लगाओगे डेप्रीशिएशन? यानी अब डेप्रीशिएशन इसके ऊपर चार्ज होगा, और डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट वही होगा पी एंड एल के, एक तो इसमें से माइनस हो जाएगा और दूसरा पी एंड एल के डेबिट में चला जाएगा। समझे बात आप? अगर इंक्रीज होता है, एग्जांपल देखो इंक्रीज का, अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज मान लेते हैं मेरा फिक्स एसेट्स जो ओल्ड टाइम पे था वो था सपोज करो 3 लाख, और मेरा फिक्स एसेट्स रिवाइज जो आया वो आ गया सपोज करो 3,30,000। तो इस एग्जाम्पल में आप क्या पाओगे, आपका बेनिफिट हो गया। कितने का बेनिफिट हो गया? 30,000 रुपए का। तो आप जो बैलेंस शीट में जब आप एसेट्स लिखोगे तो बैलेंस शीट में 3,30,000 ही लिखना है, और जो दूसरा इंपैक्ट आएगा वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा रीवैल्यूएशन के नाम से, रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से, और वो आ जाएगा कितने रुपए? 30,000। और सर डेप्रीशिएशन किस पे लगाओगे बताओ? डेप्रीशिएशन हमेशा किस पे लगाएंगे? रिवाइज वैल्यू कह लो चाहे मार्केट वैल्यू कह लो। क्लियर है यहां तक बात आपको? तो ये दो पार्ट हो सकते हैं AS10 पे। तो ये क्वेश्चन की मदद से, क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तो हमें क्लियर नहीं मिले होगा।
यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। ये आपके बुक जब आप लोगे बुक में मिल जाएगा, अभी बुक आई नहीं है फिलहाल। क्या कहता है इसमें, जो एडजस्टमेंट मैंने कहा वो देखो वो कहां पे लिखा हुआ है। कहता है 30 सितंबर को 2020 को डिसाइड बाय द मैनेजमेंट रीवैल्यू द मशीनरी 75,000 बिफोर चार्जिंग डेप्रीशिएशन। यानी हम मशीनरी को अब कितना मानना चाहते हैं, 75,000। तो हमें ट्रायल बैलेंस में चेक करें तो मशीनरी था कितने का, 78 का। तो जो मैनेजमेंट ने फैसले किए, जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए, उसकी वजह से हमारा 3,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस। तो उस लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा अभी मैंने रिसेंट बताया, उसी के हिसाब से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने की बात करें तो जैसा हमने सीखा था, अब एडजस्टमेंट काफी हद तक हम कर चुके हैं। तो मैं अब धीरे धीरे कुछ अकाउंट्स के प्रैक्टिस की बात करूंगा, ठीक है ना। तो मैं बैलेंस शीट पिछले पेज पे बना लूंगा, यहाँ पे फिर ना बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बना लेते हैं हम पी एंड एल ट्रेडिंग, जो भी बनेगा हमारा ये रहेगा, ठीक है। और हमने बना लिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और कहाँ बनाया है, जो भी डेट दे रखा है हमारा, डेट इसमें दे रखा है 30 सितंबर 2020, तो यहाँ नीचे लिख दोगे आप। और ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, समझ रहे हो बात को। अब एक क्या बनाना होगा हमें, दैट इज बैलेंस शीट भी तो बनाना पड़ेगा। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूं और यहीं पे मैं दूसरे पेज पे बैलेंस शीट बना लूंगा, ठीक है। बैलेंस शीट ज्यादा बड़ा तो नहीं बनना, तो ये बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो नाम चेंज कर देते हैं, बैलेंस शीट दैट इज लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे जानकारी होगा वैसे वैसे करेंगे। सबसे पहले कैपिटल है तो बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैलेंस शीट पे आ जाओ। कैपिटल पहले दे रखा है हमें कैपिटल, तो कैपिटल कितने रुपए का कैपिटल है, आप अमाउंट देखोगे तो 1 लाख रुपए है ना, तो अंदर लिखना है 1 लाख रुपए। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 78 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी 78। जब वैल्यूएशन वगैरह होगा तब एडजस्टमेंट के टाइम पे देखेंगे। एडजस्टमेंट अगर देखें तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर है, डेटर के ऊपर है, मशीनरी के ऊपर है, और प्रोप्राइटर टेकन गुड्स परचेज वगैरह के ऊपर है, और परचेज फर्नीचर के ऊपर है। और ये ताकि हमें आइडिया लग गया, तो फर्नीचर इस पे भी है, फर्नीचर पे भी होगा। तो यहां लिख देते हैं हम फर्नीचर, और फर्नीचर कितने का है, 2,000 का। इसके बाद परचेज और सेल्स आ जाओ, तो परचेज और सेल्स यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक, और फिर टू क्या लिखोगे, परचेज, और बाय में क्या लिख दें हम, सेल्स। और परचेज सेल्स दोनों दे रखा है, तो डेबिट वाला क्या होगा हमारा, परचेज होगा, और क्रेडिट वाला क्या होगा, तो डेबिट वाला देखा जाए तो 60,000 अंदर लिखना है आपको, और क्रेडिट वाला क्या है हमारा, क्रेडिट वाला 1,27,000। मैं अभी सिर्फ ट्रायल बैलेंस के इंफॉर्मेशन को इधर उधर कर रहा हूं। अगला देखा जाए तो रिटर्न है। अब मुझे बताओ यहां से कौन सा रिटर्न माइनस करूं, कितने अमाउंट, परचेज रिटर्न कितने रुपए। तो परचेज रिटर्न में देखा जाए तो जो क्रेडिट होता है वो परचेज रिटर्न होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे 750 करेंगे, और डेबिट में लेस कर देंगे हम परचेज रिटर्न कितने रुपए, 1,000। डेबिट मैंने कहा सेल्स में से माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न, मैंने परचेज रिटर्न लिख दिया, ये सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है भाई, सेल्स है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000, लो जी ओपनिंग स्टॉक आ गया 30,000। इसके बाद दे रखा है डिस्काउंट दोनों साइड, तो ये बनेगा हमारा यहां तक ट्रेडिंग, इसके नीचे पी एंडल ले लेते हैं, तो टू डिस्काउंट कितने रुपए का है, 4
25 और बाय साइड के लिए कितने डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने रुपए का, कितने का, 800 रुपए का, ठीक है ना। आ जाइए अब डेटर क्रेडिटर, तो ये बैलेंस शीट पे आना पड़ेगा। तो डेटर कितने का है, अंदर लिखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट है तो 45,000 और क्रेडिटर इधर लिख दें। इस पे कोई एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा लेकिन शायद हो जाए, 25 लिख दिया हमने अंदर ही। इसके बाद आ जाते हैं सैलरी, तो सैलरी तो भाई पी एंड एल का पार्ट है। टू सैलरी कितने रुपए का है, 7550। सैलरी के बाद क्या है हमारा, सैलरी के बाद देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो ये तो ट्रेडिंग में जाएगा, कितने रुपए, 10,000 रुपए, है ना। इसके बाद देखा जाए ये भी हो गया, कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा ये, पी एंड एल में, कैरेज कितने रुपए, 1200 रुपए, कितने रुपए। इसके बाद देखा जाए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो मैंने बताया ये हमेशा कहां लिखना है, पी एंड एल के क्रेडिट में। प्रोविजन कितने रुपए का है, 525 रुपए। इसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्स 10,000, कोई एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं इन पे, तो रेंट मैं सीधा लिख देता हूं 10,000। अब इसके साथ ना कई बार रेट्स एंड टैक्सेस, तो हमारे रेंट के ऊपर ना अगर तीन बातें हैं तो तीन तीन एडजस्टमेंट भी हो सकता है। इसके बाद लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट 2,000, तो टू एडवर्टीजमेंट 2,000। और लास्ट लिखा हुआ है कैश हमारा जो चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, कितने रुपए का कैश है, दैट इज हमारा 6900। समझे यहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट एक एक करके हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। एडजस्टमेंट में क्या कहता है देखिए, एडजस्टमेंट में कहता है क्लोजिंग स्टॉक 34,220 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो यहां आएगा, दो जगह जाएगा ये तो 34,220, और एक कहां चला जाएगा, बाय क्लोजिंग ट्रेडिंग में 34,220। पहला एडजस्टमेंट कर लिया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था 2020 के लिए, हमें बना के दिखाना है, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहता है हमारा 500 रुपए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 500, तो माइनस पी एफ डी कितने रुपए, 500। और दूसरी एंट्री हो जाएगी पी एंड एल के डेबिट साइड में, दैट इज पी एफ डी 500। क्लियर है दो एडजस्टमेंट। चलिए तीसरा, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 10%, लेकिन हम मशीनरी पे डेप्रीसिएशन तब तक नहीं लगाएंगे जब तक रिवैल्यूएशन का ना पता चल जाए। मैंने आगे पढ़ लिया इसको, इसलिए इसलिए पहले आप एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे अच्छे से। क्या पता आप पहले डेप्रीसिएशन लगा के सब जगह लिख दें और बाद में पता चले अरे यार ये भी एडजस्टमेंट था, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में मिटा तो सकते नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। कहता है प्रोपराइटर टेकन अ गुड्स 5,000 पर्सनल यूज एंड एडिशनली डिस्ट्रीब्यूट 1,000 फ्री सैंपल। अब कहता है गुड्स में दो बातें हुई, एक तो प्रोपराइटर ले गया तो ड्राइंग हो गया, कितने रुपए, 5,000, और एक फ्री सैंपल कर दिया तो एडवर्टीजमेंट हो गया, कितने रुपए, फ्री सैंपल में कितने, 1,000। तो अगर ड्राइंग हो गया तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, लेस कैपिटल से ड्राइंग कितने रुपए, 5,000। और जो फ्री सैंपल है वो एडवर्टीजमेंट होता है, वो पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा फ्री सैंपल। शायद मैंने ये वाला नहीं कराया ना, हाँ चलिए बता देंगे आज। तो फ्री सैंपल जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपए, दो जगह एडजस्टमेंट चला गया, ठीक है ना। ये गुड्स यूज का था। इसके बाद अगला है हमारा परचेज 920 रुपए पास थ्रू परचेज बुक। इसका क्या मायने है, कहता है हमने परचेज फर्नीचर किया 920 रुपए का, जिसको हमने परचेज बुक में लिख लिया है बाय मिस्टेक। तो इसका मतलब आपका जो परचेज में से माइनस करो, परचेज बुक का मतलब क्या होता है, नॉर्मल परचेज। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपली क्या करना चाहिए, यहां से माइनस कर देना चाहिए फर्नीचर 920, और जो फर्नीचर है वहां जाके ऐड कर देना चाहिए आपको, ऐड फर्नीचर में 920 रुपए। समझ में आई बात आपको,
मैंने बताया था ये वाला एडजस्टमेंट तो, कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वहां से घटा देंगे, वहां डेप्रीशिएशन सब्जेक्ट रहेगा, कैसे लगाना है नहीं लगाना। इस पे वैसे डेप्रीशिएशन तो है ही नहीं। 30 सितंबर 2020 को डिसाइड किया मैनेजमेंट ने, मशीन को कर दो 75,000। तो भैया मशीन को जब 75 करोगे तो आपका नुकसान हो गया यहाँ, तो रीवैल्यूएशन की वजह से नुकसान हो गया 3, तभी तो हुआ ये कितने का, 75 का। अब इस पे डेप लगाओगे आप, डेप्रीशिएशन 75, 100 रुपीज। आ जाइए पी एंड एल के डेबिट में, एक तो डेप्रीशिएशन लिखोगे दैट इज 70, और जो नुकसान हुआ उस रिवैल्यूएशन को भी लिखोगे, लॉस दैट इज 3,000। ये एडजस्टमेंट जाके बनी है, ये यूनिक एडजस्टमेंट है ना, पहले आपने इस टाइप के एडजस्टमेंट नहीं देखे हैं तो इसलिए मैंने ये अलग से कराया है आपको। समझ में आया बात आपको? सारे एडजस्टमेंट डन हो गए, अब क्या करें बताइए? टोटलिंग का काम करें तो ये ट्रेडिंग बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1,26,000, और अगर यहां टोटल करें तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर नहीं लाए भाई? कैलकुलेटर तो लाओ। 5,000, 52,330, तो 1,26,034,220, यह आ गया 160,220, 160,220 टू ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस में 30,000, माइनस 52,330 और माइनस 10,000, ये आ गया 67,890, और बाई साइड में जीपी आ गया 67,890। ठीक है, अब यहां क्या निकल के आएगा हमारा? मे भी पॉसिबल है नेट लॉस भी निकल जाए, अरे मे भी पॉसिबल है क्या निकल जाए? नेट लॉस। ठीक है, अब नेट लॉस निकलेगा प्रॉफिट निकलेगा, मुझे तो प्रॉफिट ही दिख रहा है, प्लस 800 प्लस 525, 69, यहां लिख देता हूं उसको, 69,215, 69,215, थोड़ा इमेज छोटा कर दे, 69,215, माइनस में 425, माइनस में 7550, माइनस में 1200, माइनस 10,000, माइनस 2,000, माइनस 500, माइनस 1,000, माइनस 7,500, माइनस 3,000, तो ये आ गया 36,040। क्या आ गया ये? 2 नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट 36,040 कहाँ जाएगा? यहाँ पे 36,040 प्लस 1,00,000 और माइनस में 5,000, ये आ गया 131,040। भैया इस पे कुछ था नहीं तो ये 25,000 एज इट इज, ये आ गया 156,040। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर आ जाएंगे तो 44,500, इधर 2,29,120, और 7,500 माइनस कर दें, 67,500, 2,920, 6,900 और 34,220, तो ये आ गया 156,040। समझे कैसे करना था ये? तो इस वाले पॉइंट में हमने क्या सीखा कि जब प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन होता है तो किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक एडजस्टमेंट आया हमारा गुड्स यूज का। ठीक है ना, कौन सा एडजस्टमेंट आया हमारा? गुड्स यूज का। तो मैं उसको करके दिखा देता हूं। गुड्स यूज का कितने एडजस्टमेंट हो चुके थे हमारे? अगला एडजस्टमेंट 14, दैट इज गुड्स यूज। अब गुड्स यूज की बात करें तो जब भी गुड्स यूज वाला पॉइंट आएगा हमेशा लेना है आपको कॉस्ट प्राइस। यहां पे बच्चे ना कंफ्यूज बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि एक और जगह पे मेरे 2 प्राइस दिए होते थे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक पे, तो वहां पे कॉन्सेप्ट था विच एवर इज लोअर। यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता, यहां पे हमेशा क्या कंसिडर करोगे? कॉस्ट प्राइस। तो गुड्स यूज कहां कहां हो सकता है? वो गुड्स यूज की अगर हम बात करें तो हो सकता है मे बी पर्सनल यूज,
हो सकता है मे बी पर्सनल यूज के बाद क्या हो सकता है, आपका फ्री सैंपल और हो सकता है आपका फ्री सैंपल के बाद लॉस बाय फायर अलग से ही बता दूंगा, ठीक है ना। फ्री सैंपल के बाद हो सकता है गुड्स गिवन टू चैरिटीज, गिवन टू चैरिटी। इसके बाद हो सकता है लास्ट बस एसेट मेकिंग, लिख देते हैं, बाकी एसेट्स मेकिंग का आता नहीं है कभी, फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ। जब कभी भी गुड्स यूज होगा हमेशा इंपैक्ट कहाँ आएगा, परचेज पे। तो अगर गुड्स यूज की बात करें तो दो जगह जाएगा, एक लेस हो जाएगा और एक लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा परचेज से, किससे लेस हो जाएगा, और लेस हो जाएगा कहां से, कैपिटल से। अब तो इतना समझ जाओगे भाई परचेज कहां पे है, ट्रेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे ना। लेस हो जाएगा कहां से, परचेज से, और लेस हो जाएगा हमारा कहां से, कैपिटल से। अब एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने दिया कॉस्ट 4,000 और बाय किस नेम से होगा पता है, पर्सनल यूज जब भी होगा तो ड्राइंग मान लेना इसको, ठीक है ना। 4,000 और मार्केट वैल्यू हमारा दे रखा है 2,000। अब भाई यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट को, अगर दो वैल्यू देता है तो उनके दिमाग में पहला एडजस्टमेंट आ जाता है विच एवर इज लोअर, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में लोअर नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या हर जगह अमाउंट लोगे आप, 4,000 कॉस्ट प्राइस, समझे बात आप। चलो फ्री सैंपल की बात करें तो फ्री सैंपल में दो जगह हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है फ्री सैंपल में, एक हो सकता है होगा आपका लेस फ्रॉम परचेज, और एक आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, एज अ एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल कह लो। ये भी हमारे लिए क्या है, एज आ एक्सपेंस, क्या है ये हमारे लिए, एज आ एक तरीके का खर्चा ही है, इसलिए आ गया। गिवन टू चैरिटी, अगर आप चैरिटी को दे रहे हैं तब भी दो जगह जाएगा, एक लेस फ्रॉम परचेज तो होगा ही होगा, और दूसरा फिर चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि चैरिटी मतलब दान चंदा, तो ये भी नुकसान है, तो ये यहां आ गया। लास्ट एसेट्स मेकिंग, तो एक होगा लेस फ्रॉम परचेज। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं एसेट्स मेकिंग का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि मेरा फर्नीचर का काम है और मैंने अपने दुकान के लिए ही कुछ चेयर कस्टमर बैठने के लिए बनवा लिया, तो जो चेयर मेरा कस्टमर बैठने के लिए है वो मेरा गुड्स का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो मेरा एसेट्स का पार्ट माना जाएगा। तो जो मैंने चेयर बनवाया बनवाया मैं बाहर से थोड़ी खरीदूंगा, फिर मेरे पास जब फर्नीचर का ही काम है तो मैं अपने ही फर्नीचर का यूज करूंगा, तो गुड्स मैंने यूज किया तो परचेज तो कम हो गया। दूसरा मेरा क्या होगा, एसेट्स में ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कहां पे, इन एसेट, एसेट्स, एसेट्स में जाके क्या होगा हमारा, ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा अभी इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक एडजस्टमेंट आता है लॉस बाय फायर का, तो वो अभी मैंने नहीं कराया क्योंकि लॉस बाय फायर के अंदर इंश्योरेंस क्लेम इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको डिटेल में हमें देखना होगा। तो यहां तक आपने देख लिया, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, क्लियर है यहां तक। तो पहले एक बार 14 एडजस्टमेंट नोट करो, फिर क्वेश्चन भी नोट करना है आपको, 14 एडजस्टमेंट नोट करो फिर क्वेश्चन भी करना है, करिए नोट इसको।